सोचिए, अगर आपको किसी औरत के मन में क्या चल रहा है ये पहले ही पता चल जाए तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि औरत का मन पढ़ना कई लोगों को एक रहस्य जैसा लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्ल जंग की साइकोलॉजी के जरिए औरत के मन की 7 डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप न सिर्फ रिश्तों को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि खुद को भी इमोशनली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बना पाएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। थोड़ा संभल कर बैठिएगा, आज कुछ ऐसी बातें सुनने वाले हो जो आपके पर्सपेक्टिव्स बदल देंगी। अब देखो दोस्तों, जंग की साइकोलॉजी में एक बेहद दमदार कंसेप्ट आता है, इमोशनल इको। और अगर आप इसे समझ गए तो सच बोलूं, आप किसी भी औरत के बिहेवियर में 50 क्लैरिटी उसी वक्त पालोगे। इमोशनल इको का मतलब क्या है? सीधा सा आप जो उससे फील करवाते हो वही चीज वो एम्पलीफाई करके वापस देती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो चीजें जो आपको लगता है कि आप छिपा रहे हो वो भी एम्पलीफाई होती हैं, और यही खेल पलट जाता है। सोचिए, अगर आप उससे बात करते वक्त खुद अवॉइड कर रहे हो, डिस्टेंस बनाए हुए हो, या माइंड कहीं और है, तो सिर्फ आप गलत वाइब नहीं दे रहे, बल्कि वो वाइब उसके अंदर 10 गुना बढ़कर एक दीवार खड़ी कर देती है। और अगर आप जेन्युइन हो, सच में ऑथेंटिक हो, तो वो आपको सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं करती, बल्कि आपको अपनी इमोशनल दुनिया में एंट्री दे देती है, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब यहां डार्क पार्ट शुरू होता है, और ये थोड़ा डराने वाला है। औरतें वाइब डिटेक्ट करने में बेहद शार्प होती हैं। आप सोच भी नहीं सकते वो किस लेवल पर आपकी एनर्जी पड़ती है। आपका इनसिक्योर होना, आपका ओवरली कॉन्फिडेंट बनना, आपका प्रिटेंड करना, आपका हिडन मोटिव, आपके शब्दों से पहले, आपके एक्सप्रेशन से पहले, आपके कामों से पहले, सब कुछ उसकी इंट्यूइशन पकड़ लेती है। कभी सोचा है कैसे? क्योंकि ये स्किल सिर्फ आज की औरतों में नहीं है। ये स्किल हजारों सालों के एवोल्यूशन से आया है, जहां उन्हें अपने और अपने बच्चों की सर्वाइवल के लिए पुरुषों की इंटेंशंस तुरंत पहचाननी पड़ती थी। गलत आदमी चुनना मतलब खतरा, सही आदमी चुनना मतलब सुरक्षा। ये पूरी जेनेटिक मेमोरी आज भी अंदर काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में क्या इतने डीप में जाता है ये साइकोलॉजी? हाँ, और यही अर्जेंसी आती है कि आपको अपनी एनर्जी ठीक रखनी चाहिए। ठीक, अब आप ये मत सोचना कि भाई क्या मैं चलता फिरता वॉकिंग एक्सरे मशीन हूं, क्या नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी जरूर स्कैन होती रहती है। औरतें आपके मन के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करती, आप खुद वाइब के जरिए वो सब खोल देते हो। अब एक बात समझो, ये इमोशनल इको सिर्फ लव या रोमांस में नहीं चलता। माँ, बहन, दोस्त, सहकर्मी, बॉस, हर फीमेल इस प्रिंसिपल पर ऑपरेट करती है। अगर आप इरिटेटेड होकर बात करोगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगी। अगर आप काम रहोगे तो वो खुद शांत हो जाएगी। अगर आप डर दिखाओगे तो वो कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखा सकती है। अगर आप ग्राउंडेड रहोगे तो वो रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। अब सुनो, असली खतरा, अक्सर पुरुष अपनी वाइब खुद नहीं पहचान पाते। उन्हें लगता है मैंने कुछ रॉन्ग तो बोला ही नहीं था, लेकिन एनर्जी गलत थी। औरतें वर्ड्स से ज्यादा एनर्जी पर प्रतिक्रिया देती हैं, इसलिए आपका टोन, पॉज, हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक इमोशनल मैसेज की तरह उसकी माइंड में जाता है। अब कल्पना करो, आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, लेकिन आपका मन डर से भरा है। पता नहीं वो क्या सोचेगी, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं यार, मेरी वैल्यू कम ना हो जाए। ये डर आप बोल नहीं रहे, पर वाइब में लीक हो रहा है, और वो एको बनकर उसी समय वापस आ जाता है, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में। अब एक्साइटमेंट वाली बात समझो, अगर आपके अंदर क्लैरिटी, पर्पस, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो चीज इतनी पॉजिटिवली एम्पलीफाई होती है कि वो आपको अनकंट्रोलेबली अट्रैक्टिव समझने लगती है। क्योंकि स्टेबल मैस्कुलिन एनर्जी रेयर है, और रेयर चीजों की वैल्यू नेचुरली बढ़ जाती है। अब एक अर्जेंट रियलाइजेशन, अगर आप अपनी इमोशनल एनर्जी पर काम नहीं करते तो कोई भी रिलेशनशिप लंबे समय तक टिक नहीं सकता। क्योंकि इमोशनल इको हर रोज काम करता है, हर इंटरैक्शन में, हर साइलेंस में, हर छोटी बात में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप थोड़ा दूरी बनाते हो, तुरंत वो डिफेंसिव हो जाएगी। आपने सिर्फ 10 डिस्टेंस दिया, वो उसे 80 महसूस करेगी, क्योंकि औरतें इमोशनल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती हैं। अब मान लो आप जेन्युइनली केयर करते हो और ये कैजुअली भी शो करते हो, वो उसे 4 गुना महसूस करेगी। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। लेकिन असल में डर और अर्जेंसी इस बात में है, आप अपनी वाइब को कंट्रोल नहीं करते तो आपकी वाइब आपको कंट्रोल करने लगती है।
इसी को जुंग की लैंग्वेज में कहते हैं अनकॉन्शियस बिकम्स फेट, यानी जो आप अपने अंदर नहीं समझते वो आपकी किस्मत बनकर सामने आ जाता है। अब यहां मोटिवेशनल ट्विस्ट, अगर आप अपनी इमोशनल एनर्जी सच में संभाल लेते हो तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी, बैलेंस और रिस्पेक्ट खुद ब खुद आने लगती है। आप स्ट्रॉन्गर बनते हो और आपकी रिलेशनशिप्स हेल्थियर। अब आखिरी बात, इमोशनल एको का गेम आप सही खेल सकते हो अगर आप 3 चीजें डेवलप कर लो, सेल्फ अवेयरनेस, ऑथेंटिसिटी, इमोशनल ग्राउंडेडनेस। अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो औरत की वाइब आपको कंफ्यूज नहीं करेगी बल्कि एम्पावर करेगी। और यही जुंग की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। औरतें आपकी बातों से नहीं, आपकी एनर्जी से जवाब देती हैं। क्योंकि यहां जुंग की सबसे पावरफुल थ्योरी आती है, शैडो। अब शैडो क्या है? शैडो वो हिस्सा है जो हम अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं करते, वो चीजें जिन्हें हम दबा देते हैं, वो भावनाएं जिन्हें हम खुद से भी छिपा लेते हैं। जुंग कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है, पुरुष स्त्री सब में। लेकिन औरतों के केस में ये शैडो एक अलग तरीके से बाहर आता है, एक्सपेक्टेशंस के रूप में। देखो, आप अक्सर सुनते होंगे, अरे उसे तो कुछ नहीं चाहिए था, वो तो बोल रही थी कि ठीक है जो है वही ठीक है, वो तो कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं एफर्ट की। लेकिन सच ये है कि औरत जो कहती है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वो महसूस कर रही होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस वो खुद से भी छिपा देती है। ये एक्सपेक्टेशंस उसके शैडो में दबाई हुई होती हैं। अब जरा सोचो, कितनी बार आपने ये सुना होगा, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, अरे रहने दो, परेशान मत हो, तुम जैसा ठीक समझो। और आप सीधा सीधा लिटरल मतलब ले लेते हो। लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? वो चाहती है कि आप एफर्ट करो, आप उसकी जरूरत बिना बोले समझो, आप उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो, और सबसे बड़ा आपकी प्रेजेंस महसूस हो। ये प्रेजेंस की क्रेविंग शैडो से आती है, क्योंकि औरतें इमोशनली डीपली वायर्ड होती हैं और उन्हें कनेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन यहां आता है डार्क ट्विस्ट, और थोड़ा डराने वाला ट्विस्ट। अगर आप उसकी अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस नहीं पकड़ पाए तो वो चिल्लाएगी नहीं, वो ड्रामा नहीं करेगी, वो आपको बताने नहीं बैठेगी कि देखो ये गलती हुई है। नहीं, वो बस साइलेंटली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बिना लड़ाई, बिना आर्ग्यूमेंट, बिना सवाल, बिना एक्सप्लेनेशन, बस मन से दूर। और सबसे बड़ा खतरा यहां होता है, पुरुष इस साइलेंट डिस्कनेक्ट को पकड़ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है सब ठीक तो है, वो नाराज भी नहीं, बात भी कर रही है, लेकिन वो मन में फैसला कर चुकी होती है। जब औरत मन में फैसला कर ले तो रिश्ता दिखने में चल रहा होता है, पर अंदर से खत्म हो चुका होता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन भाई ये बोल क्यों नहीं देती अपनी एक्सपेक्टेशंस? यही तो शैडो की पावर है। वो खुद भी नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ डिस्कनेक्ट है, कुछ एम्प्टी है, और उस खाली जगह को भरने की जिम्मेदारी वो खुद नहीं लेती, वो अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस के जरिए इनडायरेक्टली आपको सौंप देती है। अब यहां एक अर्जेंट लर्निंग है, अगर आप सटल क्यूज को नहीं पकड़ते तो आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, वो भी बिना किसी शोर के। और सबसे पेनफुल चीज यही होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहां हुई है। अब एक्साइटमेंट वाली बात, अगर आप शैडो को समझ गए तो आप उन पुरुषों में से हो जाओगे जो औरत को सिर्फ उसकी बातों से नहीं, उसके भावनात्मक फ्लो से समझते हैं। और ये रेयर स्किल है, यही आकर्षण बनाती है, यही स्टेबिलिटी देती है, यही रिस्पेक्ट पैदा करती है। अब आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी पार्टनर कहती है तुम आज मत आना, मैं ठीक हूं। अब ये वह कह रही है, लेकिन अंदर क्या हो सकता है? शायद उसे जरूरत है कि आप पूछें, सच बताओ क्या हुआ, या अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं आ जाऊं। शायद वो टेस्ट नहीं कर रही, शायद उसे बस ये चाहिए कि आप इमोशनली अवेलेबल रहो। लेकिन अगर आप लिटरल ले लोगे, अरे उसने मना किया, ठीक है भाई, और आप चले गए अपनी दुनिया में, तो उसके शैडो में दबा हुआ एक्सपेक्टेशन आपके खिलाफ नेगेटिव एको बनाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे एक इमोशनल डिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिसे बहुत से पुरुष एंड में जाके समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब एक छोटी सी पैटर्न इंटरप्ट डालते हैं। अब आप ये मत कहना कि भाई क्या मैं माइंड रीडर हूं? नहीं, माइंड रीडर नहीं हो, बस इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बनना है। और यहां अर्जेंसी ये है कि अगर आप इमोशनल इग्नोरेंस में जियोगे तो कोई भी औरत आपके साथ इमोशनली सिक्योर फील नहीं करेगी, और इमोशनल सिक्योरिटी ही वो करेंसी है जिस पर पूरा रिलेशनशिप टिका होता है। अब आता है असली सवाल, औरतों की शैडो एक्सपेक्टेशंस इतनी डीप क्यों होती हैं? क्यों वो अपनी जरूरतें स्पष्ट नहीं कह पाती? क्यों वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करती हैं? और ये चीज रिलेशनशिप में टेंशन क्यों पैदा करती है? यहीं आता है वो जवाब जो अनकंफर्टेबल भी है और आई ओपनिंग भी।
अब दोस्तों थोड़ा हैवी है, क्योंकि यहां आता है जुंग का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन का सीधा सा मतलब है आप अपने अंदर जो महसूस कर रहे हो उसे किसी और पर फेंक देना, जैसे वो उसकी गलती हो। औरतें अक्सर अपने इंटरनल इमोशंस, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, हम सब करते हैं। बस फर्क इतना है कि महिलाओं में ये प्रोसेस ज्यादा तेज और इंस्टिंक्टिव होता है। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो एक लड़की खुद इनसिक्योर महसूस कर रही है। शायद उसे लगता है कि वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रही, या शायद वो आपके अटेंशन में कमी महसूस कर रही है, या शायद उसकी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है और वो खुद को स्टेबल फील नहीं कर रही। ऐसे में वो क्या कर सकती है? वो आपको ब्लेम कर सकती है, तुम बदल गए हो, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं, तुम दूर दूर हो गए हो। अब ध्यान देना, ये बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन कई बार ये बातें उसकी इंटरनल इनसिक्योरिटी की प्रोजेक्शन होती हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर वो खुद गिल्ट महसूस कर रही है, शायद कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे गलत लग रहा है, या उसने खुद कोई बाउंड्री तोड़ी है, या उससे अपनी कोई आदत बुरी लग रही है, तो वो आप पर एक्यूजेशन लगा सकती है, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम किसी और से बात करते हो, तुमने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। ये सभी उसके अंदर के गिल्ट, उसके अंदर की चिंता, उसके अंदर की इनर कॉन्फ्लिक्ट की प्रोजेक्शन हो सकती है। यानी वो खुद जो महसूस कर रही है वो सेम चीज आपके ऊपर डाल देती है, और आप सोचते रह जाते हो, ये अचानक से ऐसा क्यों कह रही है, ये ब्लेमिंग कहां से आ रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब आता है सबसे डेंजरस हिस्सा, इतना डेंजरस कि अगर आप इसे नहीं समझे तो रिलेशनशिप का पूरा डायरेक्शन गड़बड़ा जाता है। अगर आप उसकी प्रोजेक्शन को पर्सनल ले लेते हो तो आप उस इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डिफेंसिवनेस में चले जाते हो, जैसे ही आप जस्टिफाई करना शुरू करते हो, आप उसकी इमोशनल एनर्जी को वैलिडेट कर देते हो, और फिर प्रोजेक्शन एक साइकिल बन जाती है जिससे निकलना मुश्किल होता है। अब जरा सोचो, वो इनसिक्योरिटी फील कर रही है और आप उसे प्रूव करने लगते हो कि नहीं, मैं बदल नहीं गया, तो उसके मन में क्या मैसेज जाता है? हाँ, मुझे इनसिक्योर फील होना चाहिए, हाँ, शायद कुछ गलत है। इससे प्रोजेक्शन और बढ़ जाती है। अब एक और डराने वाली बात, प्रोजेक्शन कभी कॉन्शियस नहीं होती। औरतें ऐसा जानबूझकर नहीं करती, ये पूरा प्रोसेस सबकॉन्शियस लेवल पर चलता है। इसलिए आप अगर इसे पर्सनल लॉज, तो आप किसी ऐसी लड़ाई में उतर जाओगे जिसका हथियार उसके पास है और बैटलफील्ड उसके मन के अंदर है। और भाई, किसी के अंदर जाकर लड़ाई जीतना असंभव है। अब यहीं से आता है अर्जेंट लर्निंग। प्रोजेक्शन को समझो पर उसे इमोशनल ट्रैप मत बनाओ। प्रोजेक्शन को ऑब्जर्व करो लेकिन रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करोगे तो फंस जाओगे, ग्राउंडेड रहोगे तो निकल जाओगे। अब एक छोटी सी पैटर्न इंटरप्ट, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या ये सब सिर्फ लड़कियां करती हैं, क्या ये उनके ही अंदर की प्रॉब्लम है? नहीं, प्रोजेक्शन हम सब करते हैं, फर्क बस फ्रीक्वेंसी का है। कुछ लोगों में ये बहुत सटल होती है, कुछ में लाउड होती है, लेकिन औरतें इसे बहुत नेचुरली कर देती हैं क्योंकि उनका इमोशनल वर्ल्ड एक्टिव रहता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनो, अगर आप प्रोजेक्शन को पहचानना सीख गए तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल 90 पुरुषों से ऊपर हो जाएगा। और ये स्किल न सिर्फ रिलेशनशिप में बल्कि हर जगह काम आती है, वर्क प्लेस, फ्रेंड्स, फैमिली, सब में। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो वो अचानक बोलती है, तुम अब मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। अब आप तुरंत बोल देते हो, अरे नहीं, मैं तो बिजी था। ऐसा कुछ नहीं है, ये वही ट्रैप है। आप डिफेंड करने लगे और उसने प्रोजेक्शन को ज्यादा पावर दे दी। इसके बजाय ग्राउंडेड अप्रोच क्या है? आप कामली पूछ सकते हो, तुम्हें ऐसा क्यों फील हुआ? तुम्हें क्या चेंज महसूस हो रहा है? जब वो बोलना शुरू करेगी तो आपको पता चलेगा कि असल प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है, और शायद वो खुद को एक्सप्रेस करने में स्ट्रगलिंग कर रही है। अब यहां एक डीप ट्रूथ, प्रोजेक्शन हमेशा उस इमोशन पर होती है जिसे इंसान खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जैसे उसका डर, उसकी जेलसी, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका गिल्ट, उसकी डिससैटिस्फैक्शन, उसका इमोशनल इम्बैलेंस। और अगर आप काम रहकर इन प्रोजेक्शंस को सुन लेते हो तो आप रिलेशनशिप को एक स्टेबल डायरेक्शन में ले जा सकते हो। अब अंत में एक बड़ा सवाल, औरतें प्रोजेक्शंस इतनी जल्दी क्यों करती हैं? इसका बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी कारण क्या है? क्यों वो नेगेटिव फीलिंग्स को दूसरों पर डालती हैं? और क्यों यह बिहेवियर रिलेशनशिप डायनेमिक्स को बदल देता है? अब दोस्तों, बात करने से पहले एक बात मैं साफ कर दूं, यह आपको थोड़ा सरप्राइज करेगा क्योंकि इसमें वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि हर महिला रिश्ता जितना शांत, जितना स्टेबल, जितना प्रेडिक्टेबल हो उतना अच्छा, पर असलियत इससे थोड़ी अलग है। जुंग की साइकोलॉजी कहती है
कि मनुष्य, खासकर कई महिलाएं, इमोशनली डायनेमिक एनर्जी पसंद करती हैं। और इसी से आता है एक कॉन्सेप्ट, कंट्रोल्ड केओस। अब कंट्रोल्ड केओस का मतलब क्या है? इसका मतलब ड्रामा नहीं, टॉक्सिसिटी नहीं, फाइट्स नहीं। इसका एक सीधा मतलब है रिश्ता जिंदा महसूस होना चाहिए, उसमें मूवमेंट होनी चाहिए, उसमें थ्रिल होनी चाहिए, उसमें चैलेंज होनी चाहिए। आप एकदम फ्लैट लाइफ देते रहेंगे तो कनेक्शन भी फ्लैट हो जाता है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। स्टेबिलिटी अच्छी लगती है पर प्रेडिक्टेबिलिटी बोर कर देती है। देखो, स्टेबिलिटी हर रिश्ते की जरूरत है। कोई भी इंसान केओस में नहीं जीना चाहता, लेकिन अगर सब कुछ इतना प्रेडिक्टेबल हो जाए कि एक दूसरे के हर वाक्य, हर रिएक्शन, हर प्लान पहले से पता चल रहा है, तो मन का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। बिल्कुल एक मूवी की तरह। अगर आप शुरुआत में ही अंत जान लो तो मजा आधा कम हो जाता है। रिश्ता भी ऐसा ही है। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी में रिस्क है, और रिस्क में थ्रिल है, और थ्रिल में लाइफ है। अब आप सोचेंगे, क्या सीरियसली क्या कोई ऐसा जानबूझकर चाहता है? हाँ, कई महिलाएं इमोशनल एक्साइटमेंट से जुड़ाव महसूस करती हैं। उनके लिए कनेक्शन सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं है, कनेक्शन मोशन है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ड्रामा चाहिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कंट्रोल्ड केओस और ड्रामा में अर्थ और स्काई का फर्क है। ड्रामा तब होता है जब कोई इंसान इमोशनली अनस्टेबल हो या मैच्योरिटी कम हो, लेकिन कंट्रोल्ड केओस तब होता है जब रिश्ते में ऊर्जा इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कभी कभी थोड़ा टीजिंग, कभी छोटे इमोशनल सरप्राइजेस, कभी प्लेफुल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लान्स, कभी थोड़ी चैलेंज वाली एनर्जी। ये सब उस इमोशनल फायर को जीवित रखते हैं जो रिश्ता गर्म और अलाइव रखती है। डार्क ट्रूथ, अगर सब कुछ बहुत परफेक्ट हो जाए तो वो खुद एक्शन क्रिएट कर देती है। अब आता है इस चैप्टर का सबसे डार्क हिस्सा, और ये सुनकर आप थोड़ा डर भी सकते हैं। अगर रिश्ता बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए, बहुत स्मूथ हो जाए, बहुत साइलेंट हो जाए, तो कई महिलाएं अनजाने में सबकॉन्शियसली खुद केओस क्रिएट कर देती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब इंटेंशन से करती हैं। नहीं, ये बिहेवियर साइकोलॉजिकल पैटर्न का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि मन को मूवमेंट चाहिए, इमोशन को फ्लो चाहिए, कनेक्शन को रिदम चाहिए, और जब बाहरी दुनिया उस मूवमेंट को नहीं देती तो माइंड खुद एक्शन क्रिएट कर देता है। कैसे? कभी वो अपनी फीलिंग्स टेस्ट करेगी, कभी आपकी फीलिंग्स टेस्ट करेगी, कभी आपकी प्रायोरिटी देखने की कोशिश करेगी, कभी डिस्टेंस बनाकर आपका रिएक्शन चेक करेगी, कभी कुछ रैंडम पूछकर आपका टेम्पर गेज करेगी। इसे कई लोग मूड स्विंग्स समझ लेते हैं, लेकिन ये असल में वो इमोशनल मैकेनिज्म है जो कनेक्शन का तापमान चेक करता रहता है। लॉयल्टी टेस्ट एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर। जब वो कंट्रोल्ड केओस क्रिएट करती हैं तो उसका एक हिस्सा लॉयल्टी टेस्ट भी होता है। अब ये लॉयल्टी टेस्ट ट्रस्ट की कमी से नहीं आते, ये सबकॉन्शियस नीड से आते हैं जानने की कि आप इमोशनली ग्राउंडेड हो या नहीं। क्योंकि कई महिलाएं रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं खोजती, वो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी खोजती है। अगर वो कुछ सवाल पूछ ले, कुछ चीजें टेस्ट कर ले, कुछ रिएक्शंस देख ले, तो वो ये नहीं देख रही कि आप लॉयल हो या नहीं। वो ये देख रही है क्या आप प्रेशर में टूटते हो, क्या आप ग्राउंडेड रहते हो, क्या आप इमोशनल स्टॉर्म्स संभाल सकते हो, क्या आपका कैरेक्टर स्टेडी है। ये टेस्ट्स कॉन्शियस नहीं होते, ये माइंड का नेचुरल सर्वाइवल तरीका है। जब वो जानती है कि आप इमोशनली स्टेबल हो तो उसका ट्रस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। और अगर आपको ये टेस्ट्स इरिटेट कर दें, आप डिफेंसिव हो जाएं या आप रिएक्ट कर दें, तो उसके सबकॉन्शियस में बिलीफ बन जाता है ये व्यक्ति स्ट्रांग नहीं है। अब एक छोटी सी पैटर्न इंटरप्ट डालते हैं। अब आप सोचना मत शुरू कर देना कि यार क्या ये कोई एग्जाम दे रहा हूं मैं। नहीं भाई, लेकिन हाँ, कनेक्शन की दुनिया में इमोशन ही सिलेबस है। अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझे तो रिश्ता एक तरफ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब केओस की जरूरत मिस होती रहती है तो महिला इमोशनली डिस्टेंट हो जाती है। न बोलकर, न चिल्लाकर, बस धीरे धीरे कनेक्शन रिड्यूस हो जाता है। और आप पूछते रह जाते हो क्या हुआ, कब बदल गई। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कंट्रोल्ड केओस कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इमोशनल केमिस्ट्री में जरूरत है। अब दोस्तों पहुंच गए हैं इस पूरी सीरीज के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले हैं, और ये आपको वो दृष्टि देगा जो बहुत कम लोगों के पास होती है। हम अक्सर लॉयल्टी टेस्ट को एक पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। हमें लगता है वो मुझे डाउट करती है, क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं, क्यों टेस्ट ले रही है। लेकिन डार्क सीक्रेट ये है, औरत की लॉयल्टी टेस्ट असल में आपके बारे में नहीं होती, ये उसके खुद के साइकोलॉजिकल सर्वाइवल का हिस्सा होती है। अब इसे समझने के लिए कार्ल जुंग का एक पावरफुल प्रिंसिपल समझो। महिला मन की अट्रैक्शन केवल प्यार या केमिस्ट्री पर नहीं टिकी होती,
वो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ के इमोशनल सिग्नल्स पर भी चलती है। यानी अगर कनेक्शन एक नदी है तो स्टेबिलिटी उसका किनारा है और स्ट्रेंथ उसका फ्लो। अब ये मत समझना कि स्ट्रेंथ का मतलब मसल पावर या मैस्कुलिन एक्टिंग है, नहीं। यहां स्ट्रेंथ का मतलब है इमोशनल ग्राउंडिंग, अंदर की मजबूती, अंदर की क्लैरिटी, अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंसी। अब आता है असली सवाल, लॉयल्टी टेस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि इंसानी दिमाग हजारों सालों के सर्वाइवल से बना है। इतिहास में महिलाओं को इमोशनली और सोशली अपने पार्टनर की स्टेबिलिटी पर निर्भर रहना पड़ता था। एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता था, रिसोर्सेज कम होते थे और फ्यूचर अनसर्टेन। इसलिए उनके दिमाग में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ, सही पार्टनर पहचानने की क्षमता। और ये सिर्फ लव से नहीं होती, ये बिहेवियर, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी से होती है। अब जब वो आपको टेस्ट करती है तो समझ लेना, ये उसकी इनसिक्योरिटी नहीं, उसका सर्वाइवल सिस्टम है। वो देखना चाहती है कि आप प्रेशर में कैसा बिहेव करते हो। और ये टेस्ट जानबूझकर नहीं होते, ये सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं। वो आपके सच या झूठ को नहीं देखती, वो आपकी स्टेबिलिटी देखती है। बहुत लोग सोचते हैं कि लॉयल्टी टेस्ट का मतलब वो आपके कैरेक्टर को चेक करना चाहती है कि आप लॉयल हो या नहीं। लेकिन साइकोलॉजी इससे गहरी है। वो ये नहीं देख रही कि आपके फोन में क्या है, आप किससे बात करते हो, आप क्या छिपा रहे हो। वो देख रही है आप टेंशन में टूटते हो या टिकते हो। क्योंकि स्टेबिलिटी, सेफ्टी। अब एक बात बताऊं, ये टेस्ट ज्यादातर पुरुष फेल कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही टेस्ट आता है वो रिएक्ट कर देते हैं, झल्ला जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं या डर जाते हैं। औरत ये रिएक्शंस शब्दों से ज्यादा तेज पड़ती है। जब आप डर या गुस्से से रिएक्ट करते हो तो उसके दिमाग में एक साइलेंट मैसेज जाता है, ये आदमी अनस्टेबल है, ये प्रेशर झेल नहीं सकता। और यही वो जगह है जहां ट्रस्ट की फाउंडेशन हिलने लगती है। अब सोचो, अगर टेस्ट आता है और आप शांत रहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन देते हो, इमोशनल बैलेंस मेंटेन रखते हो, तो उसके माइंड में तुरंत एक अलग मैसेज बन जाता है, यह व्यक्ति ग्राउंडेड है, ये किसी भी इमोशनल सिचुएशन में स्टेबल रह सकता है, मैं इस पर भरोसा कर सकती हूं। यही मोमेंट रिस्पेक्ट पैदा करता है। और रिस्पेक्ट अट्रैक्शन से भी पावरफुल है, क्योंकि रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग की असली फाउंडेशन है। ये उसके ब्रेन की नेचुरल वायरिंग है। अब एक बात मैं बोल्ड तरीके से कहूंगा, अगर आप लॉयल्टी टेस्ट को पर्सनल ले लेते हो तो आप ट्रैप में फंस जाते हो। लेकिन अगर आप समझ जाते हो कि यह उसके फियर या इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं, उसकी साइच वायरिंग की वजह से है, तो आपकी पूरी अप्रोच बदल जाएगी। आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे। आप तकरार नहीं करोगे, आप क्लैरिटी दोगे। आप ब्रेक डाउन नहीं करोगे, आप ग्राउंडेड रहोगे। और यही बिहेवियर उसकी रिस्पेक्ट कमा लेता है, क्योंकि रिस्पेक्ट वही देती है जिसमें उसे इमोशनल सेफ्टी दिखे। अगर आप बार बार टेस्ट में फेल हुए तो वो माइंड में साइलेंट डिसीजन ले लेती है। और ये सबसे डेंजरस हिस्सा है। औरतों का डिस्कनेक्ट हमेशा लाउड नहीं होता, वो दिल में डिसीजन ले लेती हैं और फिर रिलेशनशिप बस ऊपर से चलता है, अंदर से खत्म हो चुका होता है। इसलिए अर्जेंसी ये है, इन टेस्ट को नजरअंदाज मत करो, इन पर रिएक्ट मत करो, इनको समझो। लॉयल्टी टेस्ट आपकी लॉयल्टी के बारे में कम, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में ज्यादा होता है। जुंग ने यही कहा था, विमेन सीक द मैस्कुलिन दैट इज स्टेबल इन केओस। यानी अगर पूरी दुनिया हिल जाए तो भी जो पुरुष ग्राउंडेड रहे वो नेचुरली ट्रस्टवर्दी महसूस होता है। अब अंत में एक हाई वैल्यू ट्रूथ, अगर आप काम, ग्राउंडेड और कंसिस्टेंट रहते हो तो उसकी रिस्पेक्ट सिर्फ बढ़ती नहीं, वो डीपन होती है। और जब रिस्पेक्ट गहरा होता है तो लॉयल्टी अपने आप स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाती है, क्योंकि रिस्पेक्ट से बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं और इमोशनल सेफ्टी से बड़ा कोई बॉन्ड नहीं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे और भी दिलचस्प और प्रभावशाली, सोचिए अगर कल से आप किसी की जिंदगी में दिखना ही बंद कर दें, ना मैसेज, ना कॉल, ना रिएक्शन, तो क्या वो आपको भूल जाएगा या पहली बार आपको सीरियसली लेना शुरू करेगा? अभी हम बात करेंगे साइलेंट ट्रीटमेंट की, लेकिन ध्यान दीजिए, ये वीडियो इग्नोर करने पर नहीं है, ये वीडियो है अनुपस्थिति को पावर में बदलने पर। क्योंकि गलत साइलेंट ट्रीटमेंट आपको कमजोर बनाता है और सही साइलेंट ट्रीटमेंट लोगों के दिमाग में डर, क्यूरियोसिटी और सम्मान पैदा करता है। और अंत में मैं आपको वो एक लाइन बताऊंगा जिससे लोग खुद आपके पास वापस आने को मजबूर हो जाते हैं, बिना आप कुछ मांगे। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दर्द, डर, अकेलापन नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अनिश्चितता। और अगर आप इस एक शब्द को सही से समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों काम करता है और क्यों कई बार ये सामने वाले को अंदर से हिला देता है। देखिए, इंसानी दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो क्लैरिटी अच्छी हो
या बुरी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लैरिटी से दिमाग को एक चीज मिल जाती है, कंट्रोल। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो सामने वाले को साफ पता होता है कि हाँ, ये नाराज है। अब वो तय कर सकता है मनाना है, बहस करनी है या छोड़ देना है। जब आप रोते हैं, शिकायत करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो भी सामने वाले को कंट्रोल मिल जाता है। उसे पता होता है कि ये अभी भी मुझसे जुड़ा हुआ है, ये अभी भी मुझे खोने से डर रहा है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप बिना कुछ बोले पीछे हट जाते हैं, तो सामने वाले के दिमाग से कंट्रोल छिन जाता है। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा असहज महसूस करता है। अब जरा ध्यान से समझिए, जब आप चुप होते हैं तो सामने वाला सवालों के जाल में फंस जाता है। वो सोचता है, ये चुप क्यों है? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? या इससे अब मेरी परवाह ही नहीं? कहीं ये किसी और की तरफ तो नहीं बढ़ गया? और ये सवाल उसे अंदर से खा जाते हैं, क्योंकि अब कहानी उसके कंट्रोल में नहीं है। यहीं से पावर शिफ्ट होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को आपकी खामोशी से नहीं डराता, उसे डराता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये ना जान पाना। इंसान का दिमाग खाली जगह सहन नहीं कर पाता। जहां जानकारी नहीं होती वहां वो खुद डर भर देता है, और अक्सर वो डर हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। यही वजह है कि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं और वो व्यक्ति इमोशनली आपसे जुड़ा होता है, तो वो खुद ब खुद आपको अपने दिमाग का सेंटर बना लेता है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी देखा है कि लोग उन लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं? नहीं, लोग उनके पीछे भागते हैं जो कभी कभी ही उपलब्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि उपलब्धता वैल्यू को मार देती है और अनुपस्थिति वैल्यू को जन्म देती है। अब यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं, अगर चुप्पी इतनी पावरफुल है तो चलो मैं भी चुप हो जाता हूं। लेकिन यहीं से साइलेंट ट्रीटमेंट का गलत इस्तेमाल शुरू होता है, और यहीं से कहानी डार्क होती है। क्योंकि हर चुप्पी पावर नहीं होती। कुछ चुप्पियां आपकी मजबूरी दिखाती है, कुछ चुप्पियां आपके डर को एक्सपोज कर देती हैं, और सामने वाला इसे बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अगर आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि आप जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला आए और मनाए, तो वो चुप्पी आपके खिलाफ काम करती है। लेकिन अगर आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आपने तय कर लिया है कि अब मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा, तो वही चुप्पी डर पैदा करती है। याद रखिए, लोग आपकी चुप्पी से नहीं, आपकी मानसिक स्थिति से रिएक्ट करते हैं। अगर आपकी चुप्पी में डेस्परेशन है तो लोग डिस्टेंस ले लेंगे। अगर आपकी चुप्पी में स्टेबिलिटी है तो लोग क्यूरियोसिटी में चलेंगे, और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट का पहला स्टेप होता है। अब जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, जो इंसान बिना बोले दूर चला जाता है वो सामने वाले को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है, और इंसान खुद से सवाल तब पूछता है जब उसे कुछ खोने का डर लगता है। यही फियर ऑफ लॉस है, और साइकोलॉजी में फियर ऑफ लॉस सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर माना जाता है। लोग प्यार मिलने पर नहीं बदलते, लोग बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वो किसी को खो सकते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट इसी डर को एक्टिवेट करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक ब्लेड की तरह है, गलत हाथों में ये आपको ही काट देगा। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि साइलेंट ट्रीटमेंट काम करता है या नहीं, सवाल ये है क्या आप इसे सही वजह से, सही माइंडसेट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ अटेंशन पाने के लिए इस्तेमाल किया तो आप हार जाएंगे, और अगर आपने इससे सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया तो लोग खुद आपकी तरफ झुकेंगे। अब यहां जरा ठहरिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दिया क्योंकि आपको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आप आहत थे, या इसलिए कि आप चाहते थे कि सामने वाला समझे कि उसने गलती की है? अगर जवाब हां है तो सच सुनिए बिना शुगर कोटिंग के, वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं था, वो इमोशनल रिएक्शन था, और रिएक्शन कभी पावर नहीं देता। यहीं ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है मैं बात नहीं कर रहा मतलब मैं स्ट्रांग हूं। नहीं, हर चुप्पी ताकत नहीं होती, कुछ चुप्पियां डर से पैदा होती हैं, और डर से पैदा हुई चुप्पी हमेशा आपकी वैल्यू गिराती है। इसलिए एक लाइन याद रखिए, इग्नोरिंग शैतान कमजोरी, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस छियान रणनीति। अब दोनों के बीच का फर्क बहुत ध्यान से समझिए। इग्नोरिंग क्या है? इग्नोर करने वाला इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से क्या चाहता है? वो चाहता है कि सामने वाला आए, वो चाहता है कि फोन बजे, वो चाहता है कि मैसेज आए, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, मतलब क्या, मतलब उसका पूरा फोकस अब भी सामने वाले पर है। वो चुप इसलिए है क्योंकि वो उम्मीद कर रहा है, और जहां उम्मीद होती है वहां पावर नहीं होती। इसीलिए इग्नोर करने वाला इंसान जैसे ही सामने वाला थोड़ा सा अटेंशन देता है वो टूट जाता है।
सारी चुप्पी, सारा गेम 1 सेकंड में खत्म। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस क्या है? रणनीतिक अनुपस्थिति बिल्कुल अलग चीज है। यहां इंसान चुप इसलिए नहीं होता कि उसे मनाया जाए, वो चुप होता है क्योंकि उसने खुद को चुना होता है। उसका माइंडसेट ये होता है, मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं हर बार खुद को छोटा नहीं बनाऊंगा। अगर मेरी वैल्यू नहीं दिख रही तो मैं पीछे हट जाऊंगा। और यही सोच सब कुछ बदल देती है। यहां चुप्पी अटेंशन मांगने का तरीका नहीं, स्टैंडर्ड दिखाने का तरीका बन जाती है। डेली न्यूज वर्सेस ब्रेकिंग न्यूज। अब वो उदाहरण एक बार फिर ध्यान से समझिए। अगर आप हर दिन उपलब्ध हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर बार एडजस्ट करते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या बन जाती है? डेली न्यूज। और सच बताइए, डेली न्यूज को याद रखता है? नहीं रखता है। लेकिन जब अचानक ब्रेकिंग न्यूज आती है तो सब कुछ रुक जाता है। ठीक यही फर्क है इग्नोरिंग और स्ट्रैटेजिक अनुपस्थिति में। जब आप अचानक शांत तरीके से बिना किसी अनाउंसमेंट के पीछे हटते हैं तो दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है। वो सोचता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? या ये सच में अब मेरी जरूरत में नहीं? और यहीं से फियर ऑफ लॉस शुरू होता है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। अगर आप सिर्फ बाहर से गायब हैं और अंदर से वहीं अटके हुए हैं तो आप भूल जाइए कि यह काम करेगा, क्योंकि इंसान एनर्जी महसूस कर लेता है। अगर आपकी चुप्पी में बेचैनी है, अगर आपकी चुप्पी में एक्सपेक्टेशन है, तो सामने वाला सोचता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब ये अभी भी मुझे वैल्यू देता है। और जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, आपकी रणनीति फेल। इसीलिए स्ट्रेटेजिक एब्सेंस का सबसे बड़ा नियम यह है, आपको सच में बिजी होना होगा। अपने काम में, अपने मिशन में, अपने शरीर और दिमाग की ग्रोथ में। हाँ, ये सुनने में क्लीशे लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग चुप तो हो जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, और जो आगे नहीं बढ़ता उसकी अनुपस्थिति खोखली होती है। अब सबसे डरावना सवाल, अब सवाल यह है, गायब कैसे हो कि लोग आपको खोने से डरें, ना कि आपको भूल जाए? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन करना मुश्किल है। आप ऐसे गायब हों कि आपकी जगह खाली रह जाए, मतलब आपने पहले कुछ दिया हो, आपकी मौजूदगी ने कभी वैल्यू ऐड की हो, और फिर आप शांति से हटें। कोई ड्रामा नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई इमोशनल मैसेज नहीं, बस दूरी। और इस दूरी में आप खुद को अपग्रेड करें, क्योंकि जब आप अपग्रेड करते हैं तो लोग खुद को पीछे छूटता हुआ देखते हैं, और यही उन्हें डराता है। स्ट्रैटेजिक एब्सेंस को ईगो का खेल मत बनाइए। ये पनिशमेंट नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नेचुरल रिजल्ट है। अगर आपने इसे सिर्फ सामने वाले को हर्ट करने के लिए किया तो आप हारेंगे, लेकिन अगर आपने इसे खुद को बचाने के लिए किया तो लोग खुद झुकेंगे। अब यहां बहुत ध्यान देना, क्योंकि आप साइलेंट ट्रीटमेंट को एक पावरफुल टूल बना लेंगे या हमेशा के लिए इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन सही नियमों के बिना, और बिना नियम के पावर खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। तो अब मैं आपको साइलेंट ट्रीटमेंट के 3 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो डार्क साइकोलॉजी में बहुत गहरे माने जाते हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं, प्रेजेंस से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अब मैं बात नहीं करूंगा, अब देखना मैं गायब हो जाऊंगा, ये बोलते ही आपकी आधी पावर खत्म। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को मेंटली तैयार कर दिया। अब वो सोचता है, अच्छा ये नाटक कर रहा है, थोड़े दिन में खुद ही वापस आ जाएगा। याद रखिए, शेर शिकार से पहले घोषणा नहीं करता। पावर हमेशा अचानक आती है। जब आप बिना चेतावनी पीछे हटते हैं तो दिमाग को झटका लगता है, और झटका याद रह जाता है। अगर आपने पहले बोल दिया तो आपकी चुप्पी एक प्लान्ड ड्रामा बन जाती है। लेकिन अगर आप शांत तरीके से बिना कुछ कहे डिस्टेंस बना लेते हैं तो सामने वाले का दिमाग खुद सवालों से भर जाता है। ये अचानक क्यों बदल गया? मैंने क्या मिस कर दिया? या ये सच में अब केयर नहीं करता? और यहीं से साइकोलॉजिकल प्रेशर शुरू होता है। याद रखिए, जिस चीज की घोषणा होती है वो प्रभाव खो देती है। अब ये नियम सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर से बिल्कुल शांत, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, लेकिन अंदर अंदर पूरा तूफान। फोन बार बार देखना, स्टोरी चेक करना, ऑनलाइन स्टेटस नोटिस करना। और इंसान बेवकूफ नहीं होता, वो एनर्जी पढ़ लेता है। अगर आपकी चुप्पी में बेचैनी है तो सामने वाला सोचता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब ये अभी भी मुझे वैल्यू देता है, मतलब कंट्रोल अभी भी मेरे पास है। और जैसे ही उसे कंट्रोल मिला, आप हार गए। इसलिए याद रखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट एक बाहरी एक्ट नहीं है, ये अंदर की स्थिति है।
आपको सच में शांत होना होगा। मतलब आपने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया हो कि अगर ये इंसान गया भी तो मैं ठीक रहूंगा। यही एक्सेप्टेंस आपको डेंजरस बनाती है। और ये एक्सेप्टेंस तभी आती है जब आप सच में अपने जीवन में बिजी हों, अपने काम में, अपने शरीर में, अपने मिशन में, अपने फ्यूचर में। हाँ, ये सुनने में बहुत क्लीशे लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि लोग चुप तो हो जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और जो इंसान आगे नहीं बढ़ रहा उसकी चुप्पी खोखली होती है। अब आते हैं सबसे खतरनाक नियम पर। ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग सब कुछ खराब कर देते हैं। आपने कुछ दिन चुप्पी रखी, सामने वाला परेशान हुआ, फिर एक दिन उसका मैसेज आता है, हाय या क्या चल रहा है, और आप तुरंत रिप्लाई। बस यहीं आपने खुद को सस्ता कर दिया। याद रखिए, चुप्पी तोड़ना भी एक पावर मूव है, और पावर मूव हमेशा शर्तों के साथ होता है। आप चुप्पी तभी तोड़ते हैं जब सामने वाला सम्मान दिखाए, ना कि तब जब वो बस बोर हो गया हो। सम्मान मतलब क्या? मतलब वो अपनी गलती एक्नॉलेज करे, वो अपने बिहेवियर पर बात करे, वो आपको कैजुअल ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करे। अगर ऐसा नहीं है तो चुप्पी तोड़ना सेल्फ रिस्पेक्ट की हत्या है। अब यहां एक डर पैदा होता है, अगर मैं चुप ही रहा और वो कभी वापस ही ना आया तो यही डर ज्यादातर लोगों को कमजोर बना देता है, और यही डर आपको कंट्रोल करता है। लेकिन सुनिए, ये डर ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर वो नहीं आया तो भी मेरी जिंदगी रुकेगी नहीं, उसी पल आप फ्री हो जाते हैं। और जो इंसान फ्री है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। साइलेंट ट्रीटमेंट को ईगो का खेल मत बनाइए। ये पनिशमेंट नहीं है, ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नेचुरल आउटकम है। अगर आपने चुप्पी सिर्फ सामने वाले को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल की तो आप हारेंगे, लेकिन अगर आपने चुप्पी खुद को बचाने के लिए चुनी तो लोग खुद आपको खोने से डरेंगे। क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत होकर आगे बढ़ जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये पूरा गेम बदल देता है। इंसान दो चीजों पर सबसे तेज रिएक्ट करता है, प्यार मिलने पर, नहीं प्यार खोने के डर पर। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। आपने देखा होगा, जब तक आप उपलब्ध रहते हैं, जब तक आप कॉल उठाते हैं, जब तक आप समझाते रहते हैं, तब तक लोग आराम से बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है ये यहीं है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप हटते हैं, जैसे ही आप पीछे खींचते हैं, जैसे ही आपकी मौजूदगी कम होती है, दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है, और यहीं से फियर ऑफ लॉस एक्टिव होता है। अब समझिए इसे गहराई से। जब आप हर समय उपलब्ध होते हैं तो लोग आपको वैल्यू नहीं करते, वो आपको गारंटी मान लेते हैं। और इंसान गारंटी की कदर नहीं करता। लेकिन जब आप हटते हैं तो वो अपने दिमाग में पिछली बातचीत रिप्ले करने लगता है। वो सोचता है, मैंने इसे ऐसे क्यों ट्रीट किया, मैंने इसे हल्के में क्यों लिया, कहीं ये सच में मुझसे आगे तो नहीं बढ़ गया। और ये सवाल उसे चैन से सोने नहीं देते। याद रखिए, लोग तब नहीं बदलते जब आप उन्हें समझाते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वो आपको खो सकते हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फियर ऑफ लॉस तभी काम करता है जब सामने वाला आपको कभी वैल्यूएबल मान चुका हो। अगर आपने खुद को हमेशा छोटा, हमेशा जरूरतमंद, हमेशा उपलब्ध दिखाया तो हटने पर भी डर पैदा नहीं होगा। इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट अकेला हथियार नहीं है, ये एक एम्पलीफायर है। ये आपकी पहले से बनी वैल्यू को तेज आवाज देता है। अब यहां ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं, मैं चुप हो गया हूं, अब सामने वाला खुद डर जाएगा। नहीं, अगर आपकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है, अगर आप अंदर से वही इंसान हैं, तो आपकी चुप्पी खोखली है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं, आपकी चुप्पी तभी गूंजती है जब आपकी जिंदगी शोर कर रही हो। मतलब क्या? मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने काम में डूबे हो, आप मेंटली और फिजिकली अपग्रेड कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये सब दिखाने की कोशिश न कर रहे हो। कोई स्टेटस नहीं, कोई इनडायरेक्ट पोस्ट नहीं, कोई देखो मैं कितना खुश हूं वाला ड्रामा नहीं। क्योंकि जो इंसान सच में आगे बढ़ता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही चीज सामने वाले के डर को और बढ़ा देती है। वो सोचता है, ये बिना बताए बदल कैसे गया, ये बिना बोले आगे कैसे निकल गया, और यहीं से आप उसके दिमाग में साइलेंट प्रेशर बन जाते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, अगर आप हटे और सामने वाला बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब ये है कि आपने एक इल्यूजन पकड़ा हुआ था, और इल्यूजन टूटना दर्द देता है, लेकिन यही आपको आजाद करता है। फियर ऑफ लॉस हर किसी पर काम नहीं करता, ये सिर्फ उस पर काम करता है जिसे आप खोने लायक कुछ देते हैं।
और अब यहां अर्जेंसी आती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी वैल्यू को लोगों के हाथ में देते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को सस्ता बनाते रहेंगे। फियर ऑफ लॉस तभी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब आप मेंटली तैयार हों कि अगर ये चला भी गया तो मैं ठीक हूं। यही माइंडसेट आपको डेंजरस बनाता है। अब जरा सोचिए, दो इंसान हैं, एक चुप है लेकिन अंदर से डरा हुआ है, दूसरा चुप है लेकिन अंदर से सेटल्ड है। सामने वाला दोनों का फर्क महसूस कर लेता है। पहले वाले की चुप्पी अटेंशन मांगती है, दूसरे वाले की चुप्पी रिस्पेक्ट डिमांड करती है, और रिस्पेक्ट हमेशा डर से ज्यादा पावरफुल होती है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। जब सामने वाला आपकी अनुपस्थिति महसूस करता है, आपके आगे बढ़ने की कल्पना करता है और खुद को पीछे छूटता देखता है, तो वो या तो आपकी कदर करेगा या खुद को बचाने के लिए आपको विलन बना देगा। और अगर वो आपको विलन बनाता है तो समझ लीजिए डर काम कर रहा है, क्योंकि इंसान उसी को गलत ठहराता है जिसे वो खो चुका होता है। अब आखिर में मैं आपको एक लाइन की तरफ ले जा रहा हूं, एक ऐसी लाइन जो पूरे खेल को पलट देती है। लेकिन ये लाइन तभी काम करेगी जब आपने ये पूरा सच में जिया हो, क्योंकि अगर आपने सिर्फ चुप्पी ओढ़ी है और ग्रोथ नहीं की तो ये लाइन भी बेकार है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पूरा खेल खत्म करता है। आप चुप रहे, आपने दूरी बनाई, आपने खुद पर काम किया, और अब वो इंसान वापस आता है, मैसेज करता है, कॉल करता है या कैजुअली पूछ लेता है सब ठीक है। यहीं पर 99% लोग सब गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का डर जाग जाता है। डर कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए, डर कि कहीं फिर से दूरी ना बन जाए। और उसी डर में लोग या तो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। याद रखिए, जिस पल आप एक्सप्लेन करने लगते हैं उसी पल आप कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझिए, ये बातचीत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मोमेंट है, और इस मोमेंट में आपका हर शब्द या तो रिस्पेक्ट बनाएगा या उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब सोचिए, अगर आप लंबी सफाई देने लगे, पुरानी बातें उठाने लगे या ये जताने लगे कि मुझे कितना बुरा लगा था, तो सामने वाले के दिमाग में क्या जाता है? ये जाता है, अच्छा ये अभी भी वहीं अटका हुआ है, मतलब ये अभी भी इमोशनली डिपेंडेंट है, और इमोशनल डिपेंडेंसी कभी रिस्पेक्ट नहीं बनाती। इसीलिए मैंने कहा ना, लंबी सफाई, न शिकायत, न गुस्सा, बस एक लाइन। मैंने खुद पर काम करना शुरू कर दिया था, बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो गई। बस अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सिंपल लाइन में इतनी पावर कैसे? यही साइकोलॉजी काम करती है। इस लाइन में 3 हिडन मैसेजेस हैं। मैं रुका नहीं, मतलब आप उसकी गैर मौजूदगी में टूटे नहीं, आपने इंतजार नहीं किया, आपने अपनी जिंदगी को पॉज नहीं किया। ये सामने वाले के दिमाग में सीधा झटका देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि दूसरा इंसान वहीं अटका रहेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो ईगो को चोट लगती है। मेरी क्लैरिटी बाहर से नहीं आई, आपने ये नहीं कहा अब मुझे समझ आ गया कि तुम कैसे हो, या अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने कहा मैंने खुद पर काम किया, मतलब आपकी क्लैरिटी उससे नहीं आई। और जब आपकी क्लैरिटी किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं करती तो आप ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाते हैं। तुम अब मेरा सेंटर नहीं हो, ये आपने बोला नहीं, लेकिन महसूस करा दिया। और इंसान सबसे ज्यादा उसी बात से डरता है जो बोली नहीं जाती। अब जरा ध्यान से समझिए, इस लाइन के बाद आप रुक जाते हैं, आप कोई फॉलो अप नहीं देते, आप कोई सवाल नहीं पूछते, आप साइलेंस को हैंडल करने देते हैं, और साइलेंस अब आपकी तरफ से वेपन बन जाती है, क्योंकि अब सामने वाला वो पोजीशन में है जहां आप पहले थे। अब वो सोचेगा, ये इतना काम कैसे है, ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, क्या ये सच में मूव ऑन कर चुका है? और ये सवाल उसके अंदर रिस्पेक्ट पैदा करते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। कुछ लोग इस लाइन को स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर से वही पुराने रहते हैं, और यहीं सब खत्म हो जाता है। याद रखिए, ये लाइन तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपने सच में खुद पर काम न किया हो, क्योंकि इंसान एनर्जी पढ़ लेता है। अगर आपकी वॉइस में भीख है तो लाइन मर जाती है, अगर आपकी आंखों में एक्सपेक्टेशन है तो लाइन बेसर हो जाती है, लेकिन अगर आपके अंदर सेटल्ड कॉन्फिडेंस है तो यही लाइन दिमाग में गूंजती रहती है। अब सबसे डरावना सवाल, अगर ये लाइन बोलने के बाद भी वो इंसान आपको खो दे तो क्या यहीं पर आपकी असली जीत है? क्योंकि अगर किसी को आपका बेहतर वर्जन भी नहीं रोक सकता तो वो कभी आपके लायक था ही नहीं। और ये रियलाइजेशन दर्दनाक जरूर है, लेकिन यही आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। याद रखिए, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट निगोशिएट नहीं की जाती। रिस्पेक्ट तब आती है जब सामने वाला ये देख ले कि आप बिना उसके भी पूरे हैं, और यही कंप्लीटनेस आपको रेयर बनाती है।
इसलिए अर्जेंसी ये है, खुद पर काम करना पोस्टपोन मत कीजिए। किसी के बिहेवियर बदलने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं उस दिन दुनिया आपको अलग नजर से देखने लगती है। और अंत में मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, आपकी चुप्पी, आपकी अनुपस्थिति और आपकी एक लाइन, ये सब टैक्टिक्स नहीं है। ये आपके अंदर हुए बदलाव का नेचुरल रिजल्ट है। और जब बदलाव रियल होता है तो रिस्पेक्ट खुद चलकर आती है, हमेशा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और